हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हमारे 6 क्लास के एनसीईआरटी सामाजिक अध्ययन के अध्याय 2, जिसका नाम है आखेट से खाद्य संग्राहक से किस तरह से जो प्रारंभिक मानव है उसने भोजन उत्पादन करना शुरू किया। मतलब प्रारंभिक मानव जो है वो शिकारी माना जाता था और उसने किस तरह से भोजन का संग्रह करना शुरू किया, भोजन का वो एक बड़े पैमाने पर उत्पादित करना शुरू किया। तो इसमें हम प्रारंभिक मानव की यात्रा देखेंगे, उनकी यात्रा करने के कारण देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहला पॉइंट है कि जो प्रारंभिक लोग थे वो एक से दूसरी जगह पर यात्रा क्यों करते थे। तो प्रारंभिक लोगों की यात्रा करने का जो मेन कारण है वो था भोजन। भोजन की तलाश में आदि मानव एक से दूसरी जगह पर गमन किया करते थे। यदि एक जगह पर यदि किसी सीजन वाइज कोई फल फूल लग रहे हैं और इस पेड़ पे यदि कहीं फल फूल समाप्त हो गए हैं तो ये उस सीजन में किसी दूसरी जगह की तलाश करते थे जहां से इनको खाने के लिए भोजन मिल सकता था। दूसरा ये होता था कि कहीं पर मान लीजिए कोई तालाब है, झील है, नदी है जिसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है, लेकिन कुछ पानी के स्रोत ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सीजन वाइज ही पानी होता है। तो जो लोग इन सीजनल रिसोर्सेज के किनारे बसे होते थे जहाँ पर पानी की कमी होने पर वो उन पानी के स्रोतों की तलाश में एक से दूसरी जगह पर जाते थे जहाँ पर उन्हें पानी आसानी से मिल सके। और चौथा जो कारण है वो कारण ये होता था कि जो भी शिकार उनका होता था, जैसे कि मान लीजिए हिरण है, वो एक से दूसरी जगह पर जब चरने के लिए जाता तो शिकारी थे वो भी उनके पीछे पीछे दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये मेन कारण है इनके घूमने के कि ये घुमक्कड़ क्यों कहलाता था। हमने देखा कि जो आरंभिक मानव है ये घुमक्कड़ था। इनके घुमक्कड़ी के हमने 4 कारण देखे। पहला है भोजन, दूसरा है शिकार, तीसरा है सीजन, मतलब मौसम के हिसाब से जब सीजन परिवर्तित होता है तो भोजन की तलाश में इन्हें एक से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। और चौथा है इनका पानी की उपलब्धता। तो एक बार इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। आरंभिक मानव हैं, आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे। इस अध्याय में अगर हम बात करें तो हम उन लोगों की बात करने जा रहे हैं जो इस भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल एक बहुत ही बड़ी संख्या है। 20 लाख वर्ष पूर्व, जो कि एक शिकारी या आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते हैं। ये भोजन का इंतजाम करते थे और इस कारण ही इन्हें क्या है, शिकारी या खाद्य संग्राहक कहा जाता है। ये अपने भोजन का इंतजाम, खाद्य का जो इंतजाम है ये शिकार करके किया करते थे। इस कारण इन्हें आखेटक या संग्राहक कहा जाता है। यदि आम तौर पर बात करें तो खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि मछलियां हैं, चिड़िया हैं, और जो जंगल से फल फूल उन्हें मिलते थे उन्हें इकट्ठा कर लिया करते थे। जो आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग हैं ये एक से दूसरी जगह पर घूमते थे और इनके पीछे ऐसा करने का इनका हमने कारण डिस्कस कर लिया है। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों और फलों को खाकर समाप्त कर देते थे। मतलब एक ही जगह रहने के कारण वो वहाँ की वनस्पति को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि वे जानवरों के शिकार के लिए, जैसे कि हिरण हैं, मवेशी हैं, इनके लिए एक से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए क्योंकि इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे शिकार करने के लिए। तो दूसरा कारण हमने देखा कि शिकार की प्रवृत्ति के कारण। तीसरा कारण यह है कि ये पेड़ पौधों और जो फल फूल हैं ये अलग अलग मौसम में आते हैं।
इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। तीसरा कारण यह है कि पानी के बिना भी किसी प्राणी का, किसी पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है, और पानी झील, झरनों और नदियों में ही मिलता है, ये हमें पता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग जो हैं, ये सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर भटकते थे। मतलब सीजन वाइज ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी की तलाश में आवागमन किया करते थे। अब दूसरा देखते हैं कि हमें आरंभिक मानव की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक और जो संग्राहक लोग थे, शिकारी लोग थे, ये किया करते थे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनसे ये आइडिया लगा है कि ये लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों या हड्डियों के औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। ये पत्थर के औजार या लकड़ी के या हड्डियों से बने जो औजार होते थे, हड्डी किसी भी जानवर की हो या हड्डी से भी किसी चीज का शिकार कर सकते थे। इनमें से पत्थरों के औजार जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं, और इन औजारों का जो यूज है ये फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करता था। कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियों के जो मुट्ठे हैं, इनके भाले भी बनाए गए हैं, और कुछ बाण जैसे हथियार भी बनाए गए हैं। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग जो है ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये लोग झोपड़ियों में रहना सीख गए थे। इन्होंने पत्थरों और हड्डियों से बने जो भी औजार होते थे, इनसे चीर फाड़ का काम करना शुरू कर दिया था। ये शिकार कर लिया करते थे, और कुछ का उपयोग ये लकड़ी काटने के लिए किया करते थे। और इन्होंने इस तरह के भाले और तीर बना लिए थे, मतलब पत्थरों के घिस घिस कर नुकीले बना लिए थे, जिनसे ये लकड़ियां चीर सकते थे। और इन लकड़ियों का उपयोग ये ईंधन जलाने में कर सकते थे, घर बनाने के लिए कर सकते थे। देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमें बता रखा है कि किस तरह से ये पेड़ों को खोद कर यहाँ से कंदमूल निकाल रहे हैं, और किस तरह से ये एक वस्त्रों को, जानवरों की खाल से वस्त्रों को सीलने का कार्य कर रहा है। देखिए, पत्थर के औजार का उपयोग इसमें इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये जड़ खोद रहा है, यहाँ से खाने के लिए कुछ निकाल लेते थे। और इस चित्र में बताया गया है कि जानवरों की खाल से जो वस्त्र हैं उसको सीलने के लिए किया जाता था, वस्त्रों को सील लिया करते थे। अब ये रहने की जगह किस तरह से निर्धारित करते थे। लाल त्रिकोण वाले स्थान हमें इसमें देखने हैं मानचित्र में, जहां से हमें इन शिकारियों के होने के प्रमाण मिले हैं। जहां जहां पर हमें मानचित्र में लाल रंग के ट्रायंगल मिलेंगे, वो समझ लें कि यहाँ यहाँ से हमें ये आदि मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक और संग्राहक रहते थे। केवल ये ही स्थान नहीं थे जहां पर ये पाए जाते थे। तो देखते हैं कि त्रिभुज वाले स्थान कौन कौन से। ये देखिए भीमबेटका, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, जहाँ से हमें सेल गुफाएं मिली हैं, जिनमें सेल चित्र भी पाए गए हैं। आदि मानवों ने यहाँ पर शिकार करने के चित्र बनाए हैं, पत्थरों से उकेर उकेर के। तो ये अगर भीमबेटका जाएंगे तो आदि मानव के हम आसानी से उनकी जीवन शैली के बारे में पता कर सकते हैं कि उनका जो मेन ध्यान था वो खाने पर और शिकार पर ही रहता था। ये दूसरी है यहाँ पर कुरनूल की गुफाएं। ये तीसरा स्थान है हुसंगी, जो कि साउथ में पड़ते हैं दोनों ही। ये पत्थरों के उपकरण का यूज करते थे, और पत्थरों के जो उपकरण होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे चीर फाड़ करने के लिए। इसलिए ये लोग ऐसी जगह की तलाश करते थे जहाँ पर अच्छे नुकीले पत्थर मिल सके। तो मतलब ये पथरीली और जो भी पहाड़ी इलाके होते थे वहाँ पर रहना पसंद करते थे।
ये देखिए एक सेल चित्र दिया गया है जिसमें ये एक व्यक्ति है जो कि हिरण को पकड़ते हुए दिखाया गया है, किस तरह से हिरण का शिकार कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कंदराएं मिली हैं, लोग इन गुफाओं में रहते थे। ये जो भी कंदराएं हमें मिली हैं इनमें लोग रहा करते थे, क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफा जो है ये नर्मदा घाटी के पास मिली है और इन गुफाओं में लोग रहते थे जिन्होंने दीवारों पर कुछ चित्र भी बनाए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का भीमबेटका है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की जो गुफाएं हैं हुसुंगी, और ये कुरनूल की जो गुफाएं हैं, ये इस तरह के उदाहरण हैं जहां पर आदि मानव ने अपनी चित्रकारी की। देखिए किस तरह से यहाँ पर इन्होंने चित्रकारी की है। यहाँ पे तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यदि हम इसके पास अगर जाकर देखें तो हमें आसानी से इनके बनाए गए चित्र आसानी से दिखाई दे सकते हैं। अब देखते हैं कि पूरा स्थल क्या होते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंटर लिख लीजिएगा। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जहाँ से हमें किसी औजार के, किसी बर्तन के और किसी इमारत के होने के अवशेष मिलते हैं, वो पूरा स्थल कहलाते हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये डेली रूटीन में आने वाली चीज़ें थी जहाँ पर वे रहा करते थे। उनके घर कैसे थे, उनके बर्तन, उनके औजार, जो कि मरने के बाद वहीं पर रह गए। ये ज़मीन के ऊपर मिल सकते हैं, अंदर मिल सकते, कभी कभी समुद्र किनारे तो कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि आग की खोज जो है वो किस तरह से हुई थी। जो कुरनूल की गुफाएं हैं साउथ में, जो हमने मानचित्र में देखा है, वहां से राख होने के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे, क्योंकि कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहां से हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा कि राख के अवशेष किस पूरा स्थल से मिले हैं। तो पहला होगा कुरनूल गुफाएं। आग का इस्तेमाल ये लोग कई कार्यों के लिए किया करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जीवों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का यूज किस लिए करते? खाना बनाने के लिए करते हैं। मेनली आग का यूज खाना बनाने के लिए करते, सर्दियों में तपने के लिए करते हैं। तो वो यूज वो किया करते थे। कुछ यहाँ पे नाम और तिथियां दिए गए हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। कालक्रम के बारे में बताया गया है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। जो पहला है काल, पहला जो प्राचीन काल है, इसको पुरापाषाण काल कहा जाता है। ये दो शब्द, पूरा यानी प्राचीन, पूरा शब्द जो होता है इसका मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर, मतलब प्राचीन पत्थरों का जो समय रहा है उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। और ये नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जो समय रहा है वो पुरापाषाण काल माना जाता है। इस काल खंड को भी 3 भागों में विभाजित किया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है इसी काल के दौरान घटित हुई है। जो 99% जो मानव इतिहास की कहानी है ये पुरापाषाण काल के दौरान ही घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज जहाँ पर देखने को मिलता है, उसे मीजोलिथ
या मध्य पाषाण कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल में जो औजार थे आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मेसोलिथ काल में जो पाषाण के जो औजार थे वो छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार भी मिलते हैं। मेसोलिथ काल में, जो कि 12,000 से 10,000 साल पहले तक का समय माना गया है, जिसमें छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया गया है, साथ ही इन पर हत्थे भी लगे हुए हैं और आरी जैसे औजार भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगले युग की अगर हम शुरुआत माने तो अगले युग की जो शुरुआत है वो 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ये था हमारा इसमें कोई काम की बात, हमने देख ली कि मेसोलिथ क्या है, माइक्रोलिथ को मेसोलिथ कहा जाता है। इसमें छोटे पत्थरों का यूज किया जाता था शिकार करने के लिए। इसका जो काल क्रम है वो 12,000 से 10,000 वर्ष तक माना जाता है, और जो पूरा पाषाण है इसका 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक माना जाता है। अब देखते हैं कि बदलती जलवायु क्या है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु में थी उसमें बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी जो बढ़ने की प्रक्रिया है ये 12,000 साल पहले से ही शुरू हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया। इसके कारण कई क्षेत्रों में, जैसे कि जो घास वाले मैदान हैं वो बनने लगे। इससे बारहसिंगा, हिरण, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदानों का निर्माण हुआ और उस घास को खाने के लिए भेड़, बकरी, बारहसिंगा जो शाकाहारी जीव हैं इनका विकास हुआ। तो ये एक विकास का क्रम है जो कि 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज के कारण उत्पन्न हुआ है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोगों ने इनके प्रजनन के समय का और इनके खाने पीने की आदतों का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछलियां भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इस काल में मछलियां भी लोग खाने लगे थे। अब देखते हैं कि खेती और जो पशुपालन है इसकी शुरुआत किस तरह से होती है। इस दौरान उपमहाद्वीप के, ये हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में है लगभग कि इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जो धान है ये अनाज उपजाए जाने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे थे कि यहाँ अनाज कहाँ उगाया जा सकता है और कब पककर तैयार हो जाता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए। मतलब शुरुआत में लोगों ने गेहूं, जौ और धान की खेती की। इनमें जो पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, इन्होंने इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी पता लगाया कि इनकी उत्पत्ति का जो समय है वो अनुकूल समय कब होता है और कितने समय में ये पककर तैयार होते हैं। तो इस तरह उन्होंने लगातार एक क्रमागत रूप से इस प्रक्रिया का उपयोग किया, जिसके कारण धीरे धीरे वे कृषक बनते गए। जो पहले एक शिकारी का कार्य करते थे वो धीरे धीरे कृषक में परिवर्तित होते गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाना शुरू किया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो था कुत्ता, जिसका जंगली पूर्वज था। मतलब जिसका कुत्ते का जो पूर्वज था वो जंगली था।
धीरे धीरे लोग कुत्ते के अलावा भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी चारा खिलाकर अपने पास आने के लिए उत्साहित करने लगे और उन्हें पालने लगे। ऐसे जानवर जो थे ये झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। हमने देखा कि आदि मानव से किस तरह से लोगों ने अपने जीवन के जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन किया। पहले उन्होंने जौ, गेहूं और धान की खेती करना शुरू की। फिर उनका पता चला कि ये किस सीजन में पैदा होते हैं, उनकी उत्पत्ति और उनके पकने के समय का पूरी तरह से पता लगाकर उन्हें खाद्य के रूप में संग्रह करना शुरू किया। दूसरा है हमारा कि ये पशुपालक किस तरह से बने, पशुपालन करना मनुष्य ने किस तरह शुरू किया। तो जो शाकाहारी जीव थे वो घास खाते थे, चारा खाते थे, तो इन लोगों ने अपनी झोपड़ियों के बाहर घास रखकर उन जानवरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस तरह से नियमित प्रक्रिया के पालन के कारण धीरे धीरे उन्हें पशुपालन करने की आदत हो गई। और सबसे पहले पाला गया जो जीव था वो था कुत्ता। कुत्ता जो कि बहुत ही वफादार होता है। ये पैराग्राफ हम छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या है। आदिमानव, ये जो लोग थे इन्होंने अनाज का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया है? बीज के रूप में, खाने के लिए, उपहार के लिए, मतलब किसी व्यक्ति को उपहार देते थे तो ये अनाज दिया करते थे, भंडारण के लिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शायद तीसरा पॉइंट है ये, एक नवीन जीवन शैली का प्रारंभ। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल होते थे। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज के रूप में बचाकर रखना बहुत आवश्यक था नेक्स्ट सीजन के लिए। इसलिए लोगों के इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन थे वो बनाए ताकि इसमें अनाज स्टोर कर सके। टोकरियां बनाई या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो ये हमने देखा कि जो लोग थे वो एक जगह के रहवासी किस तरह बने, उन्होंने एक स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। क्योंकि जब कोई एक फसल पकती है तो वो एक दिन में पककर तैयार नहीं हो जाती है, उसमें पकने में वर्षों का समय लग जाता है, महीनों का समय लग जाता है। तो इसलिए इस समय काल में उनकी देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मनुष्य ने एक स्थायी जीवन को चुनना शुरू किया। नेक्स्ट है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या नियमित रूप से बढ़ती रहेगी। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन जो है ये भोजन का एक बड़ा भंडार हो सकता है। तो 6th क्लास के एनसीईआरटी हमें कुछ खास बातें नहीं मिलेगी, कुछ मेन पॉइंट देखने को मिलेंगे जो हम देखते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। हम शुरुआती जो किसान थे और पशुपालक थे उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती जो
किसान हैं और पशुपालक हैं, इनके होने के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है ये पश्चिमोत्तर वाला भाग है, आधुनिक कश्मीर है और पूर्वी दक्षिण भाग है। देखिए मैप में देखते हैं। ये देखिए जो आरंभिक मानव के रहने के जो स्थान मिले हैं वो हमें बुर्ज होम, कश्मीर, मेहरगढ़, पाकिस्तान, और ये मध्य भारत, कोल्डिवा, महागढ़, चिरोंद, दाऊजली हैंडिंग, हल्लूर, पेयमपल्ली। तो ये इस तरह के स्थान हैं जो कि हमें देखने को पूरे उपमहाद्वीप में मिलते हैं। वास्तव में ये जो स्थान है ये कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां हुआ करती थी। इनकी जो वैज्ञानिकों ने जांच की है वो खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करके पता किया है। इनमें सबसे रोचक जो बात है वो है जले हुए अनाज के दानों का अवशेष। मतलब जो जला हुआ अनाज है उसका अवशेष यहाँ पर पुरातत्वविदों को मिला है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। हो सकता है कि ये जो अनाज है ये गलती से जल गया होगा, कहीं आग लग गई होगी या फिर जानबूझकर जलाया गया होगा। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चला है कि जो उपमहाद्वीप के विभिन्न भाग हैं इनमें बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिकों ने जानवरों की हड्डियों की भी पहचान की है। अब देखते हैं कि स्थायी जीवन की ओर आदि मानव ने किस तरह से माइग्रेट किया है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ी और घरों के बने निशान मिले हैं। तो पहली पहचान हो जाती है कि स्थायी जीवन जो है झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, तो ये इसकी एक पहचान है। जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान का कश्मीर है, यहाँ के जो लोग हैं गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे जिन्हें गर्त आवास कहा जाता था। गड्ढे के नीचे घर बना लिया करते थे और वहाँ पे रहा करते थे जिन्हें गर्त आवास कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि बुर्ज होम से गर्त आवास पाए गए हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंडे मौसम में सुरक्षा मिलती थी। और पुरातत्वविद जो हैं इन्होंने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह पाई है। मतलब पुरातत्वविदों ने खोजा है कि जो झोपड़ी है इसके अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर आग जलाई जाती थी। ऐसा लगता है कि ये लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, सीजन वाइज खाना पकाते होंगे। साथ ही बहुत सारी जगह से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई औजार तो ऐसे हैं जो कि पुरापाषाण काल से अलग हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का कहा गया है। इनमें वे औजार भी शामिल है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई गई थी। मतलब ये पालिश भी किया करते थे ताकि जो हथियार है वो पैना हो जाए। इनमें ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। यहाँ से ओखली और मूसल का भी हमें अवशेष मिला है। आज हजारों साल बाद भी हम जो हैं ओखली और मूसल का उपयोग करते हैं। घरों में देखने को मिलता है कि उखली और मूसल का उपयोग हम करते हैं। इसी तरह प्राचीन जो वक्त था उस समय औजारों का यूज किया जाता, जो पत्थर के औजार थे इनका यूज किया जाता था और आज तक किया जाता है। कुछ जो औजार हैं ये हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जैसे कि नवपाषाण के हम यहाँ पर हथियार देख सकते हैं कि पत्थर के किस तरह से तिकोने हथियार बनाए गए हैं जो कि वस्तुओं को चीर फाड़ करने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही नवपाषाण युग के कई साइट ऐसे हैं
जहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर डिज़ाइन भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग जो है ये चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाने बनाने के लिए भी करने लगे। पहले इनमें फूड स्टोरेज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनमें खाना भी बनाने लग गए। चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज अब आहार का हिस्सा बन चुके थे। मतलब लोगों ने चावल, गेहूं और दाल खाना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े बुनने भी लगे थे, मतलब कपड़ा पहनने भी लग गए थे लोग। इसके लिए वे ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाया करते थे। तो कपास की खोज तो जो है वो नवपाषाण काल से ही हो चुकी है। लोगों ने रहना शुरू कर दिया, उसके बाद से उन्होंने धीरे धीरे कपास से कपड़े बुनने का कार्य शुरू कर दिया। ये जो परिवर्तन है, ऐसी बात नहीं है कि ये एक जगह ही एक साथ ही आ गए होंगे। ये एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे एक ही जगह पर एक ही समय पर, तो वहीं जो दूसरे लोग थे वो हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिए थे। मतलब एक समय में सभी लोगों ने एक साथ ही परिवर्तन नहीं किया है। कुछ लोग अभी भी शिकार कर रहे थे और कुछ लोग जो हैं उनके हजारों साल आगे की प्रोसेस में पहुंच चुके थे। बहुत जगह लोग मौसम के अनुसार बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। अब देखते हैं कि मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त होता है। मेहरगढ़ जो है यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक समतल स्थान है। तो पहला प्रश्न हो गया कि मेहरगढ़ कहाँ है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाला जो रास्ता है ये बोलन दर्रे के पास एक समतल स्थान है। और मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना शुरू किया, साथ में भेड़ बकरी पालना शुरू किया। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने जौ, गेहूं और भेड़ बकरी पालना शुरू किया, जो कि बोलन दर्रे के पास एक समतल मैदान है। ईरान जाने वाला जो बोलन दर्रा है उस रास्ते पर पड़ता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। जो मेहरगढ़ है यहाँ से बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। इनमें जो हड्डियाँ मिली है इनमें हिरण की हड्डियाँ हैं, सूअर की और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ पाई गई है मेहरगढ़ से। अब मेहरगढ़ के अलावा इसमें चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में इन चीज़ों के अलावा आयताकार और जो चौकोर घर हैं इनके अवशेष भी देखने को मिलते। केवल अनाज और पशुपालन के अवशेष यहाँ से नहीं मिलते हैं, यहाँ पर रहने के घर थे उनके अवशेष भी पाए गए हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ जो है आइडिया लगाया गया कि शायद ये स्टोरेज के रूप में काम आते होंगे। देखिए ये आयताकार हैं और इसमें 4 कमरे बताए गए हैं, जिसमें से हो सकता है कि कोई एक रूम है वो फूड स्टोरेज के काम आता होगा। अब इनकी मृत्यु प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी थे उनके प्रति सम्मान व्यतीत करते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। वो पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। तो दूसरा पॉइंट हो गया पुनर्जन्म। धार्मिक विश्वास तो जो था वो ये पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग थे। इसलिए ये लोग क्या करते थे, कब्र में जो मर जाता था उसके साथ उसके अगले जन्म के लिए कुछ सामान भी रख देते थे। इस तरह के जो अवशेष मिले हैं कब्रों के साथ सामान रखने के, मेहरगढ़ से मिले हैं। और यहाँ से ऐसी कई कब्रें मिली हैं खुदाई में, जिनमें मृतक के साथ उनकी जो पालतू पशु थी बकरी, उनको भी दफनाया गया है और इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए इनका भोजन भेजा गया है। देखिए
ये मृतक है, साथ में इसकी जो बकरी है इसके कंकाल को भी यहाँ पर खोजा गया। मतलब इनके अगले जन्म के लिए भी इनके खाने की व्यवस्था की गई है। तो ये जो था, हमने इसका सेकंड चैप्टर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने देखे हैं सिर्फ वो नोट डाउन करने हैं आपको, बाकी इसमें एक सिंपल रीडिंग करते हुए चलना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो